मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 26 जनवरी का जब नाम आता है तो हमारे देश में और हम सभी के मन में एक देशभक्ति का जज्बा उठता है। ये देशभक्ति का जज्बा चाहे वो 1950 हो चाहे आज 2023, वही बराबर का हिस्सा है। हमारे दिलों में देश की सेना के लिए एक अलग ही उफान रहता है, एक अलग ही जज्बा रहता है, उसके लिए एक अलग भावना रहती है। उनको देखते ही हमारे दिलों में जो देशभक्ति का भाव आता है वो किसी के छुपाए नहीं छुपता। ऐसा ही भाव हमारे साथ में आज मेजर जनरल हैं रिटायर्ड अनुज माथुर जी। इनको देखते ही हमारे मन में वो भाव आता है, वो जज्बा उठ रहा है कि इनसे हम जान लें हमारे देश के बारे में वो सारी बातें, इनके सारे वो किस्से जिसे इन्होंने जिया अपनी जिंदगी में, वही किस्से हम आज इनसे जानेंगे और इन्हीं के जुबानी जानेंगे। थैंक यू अमेरिका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 74वां गणतंत्र दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिन और मुझे आपके चैनल पर आके बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं प्रयास करूँगा कि आप जो भी जानना चाहती हैं, जो प्रश्न आप पूछेंगी, मैं उनका इस प्रकार से जवाब दे सकूँ ताकि उसको आपके दर्शक उसको सराहें। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं कैसे आपका फौज में आने का जो सपना था वो क्या पहले से ही सपना था या कोई ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद में आपने फौज ज्वाइन की? अंबिका, देखो, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार में कहीं दूर दूर तक कोई सैनिक नहीं था, ना कोई आर्मी वाला था, ना कुछ था। ये मेरे को स्वयं ये कैसे ये जज्बा मेरे अंदर आया ये मेरे को खुद याद नहीं, लेकिन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होता था जब मैं किसी भी वर्दी वाले को देखता था और वो बचपन से मेरे से जुड़ा रहा। दूसरी बात थी कि हमारे एनसीसी मैंने ज्वाइन करी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। स्काउट्स में मैं रहा, फिर मैंने सीनियर क्लास में आने के बाद एनसीसी ज्वाइन करी और उस समय से मुझे ये लगने लगा था कि यार मुझे इस क्षेत्र में लगता है अपने आप अपना आने वाला समय तलाशना होगा और तब से मैं इसके पीछे लगा। एनडीए का मैंने एग्जाम दिया, एनडीए में सिलेक्ट हुआ और उसके बाद लगभग 4 दशक मैंने सेना में सर्विस करी और अब मैं आपके सामने रिटायर होकर के आज सेवानिवृत्ति के बाद बैठा हूँ जी। और मैं एक और बात बताता हूँ कि मैं एक इन्फेंट्री में सोल्जर हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर राइफल्स में मेरा कमीशन हुआ था और मैंने जीवन भर जम्मू कश्मीर राइफल्स में इन्फेंट्री में नौकरी करी है और उसकी वजह से मुझे नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऑपरेशनल एरियाज में काम करने का बहुत मौका मिला और इस बात के लिए मैं अपने पिताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे अपने जीवन में बहुत एक्टिव लाइफ देखने को मिली। ये जो एक्टिव लाइफ थी, इसके कई सारे ऐसे किस्से होंगे आपकी जिंदगी में जो आपने जिए होंगे। वो कुछ किस्से ऐसे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो दुख भरे किस्से हों, किसी ने आपकी मदद की हो या आपने किसी की मदद की हो। कई ऐसे टेररिस्ट होंगे जो आपकी नजरों में आए होंगे, कईयों को आपने पकड़ा होगा, कईयों को मार भी गिराया होगा। बिल्कुल, वो कुछ बातें आप हमारे साथ साझा करें। कि मेरी सर्विस के दौरान हमें बहुत बार ऐसा मौका मिला जबकि हमने टेररिस्ट के साथ दो हाथ किए, नॉर्थ ईस्ट में भी और जम्मू कश्मीर में भी। और हर बार हम जब भी इस ऑपरेशंस के लिए निकलते थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती थी कि कोई भी आदमी हमारे देश में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने के लिए बचना नहीं चाहिए। तो ये जब जज्बा लेकर के हम लोग चलते थे तो आप देखें किस प्रकार से हमारी यूनिट ने एक के बाद एक सफलताएं हासिल करी। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है उसका एक यूनिट, इन्फेंट्री यूनिट के लिए के लोगों के में कितना जज्बा होता है, कितनी उनके लिए फीलिंग होती है। कि मेरे साथ स्वयं घटना है कि हम लोग किसी ऑपरेशन के लिए गए थे। वापसी में एक जगह पर हमारा एम्बुश हुआ और जो मेरा क्लोज प्रोटेक्शन था, कमांडिंग ऑफिसर का क्लोज प्रोटेक्शन होता है, उस क्लोज प्रोटेक्शन में 4 लोग थे। उन 4 में से 2 ने वहीं वीरगति पाई और बाकी 2 काफ़ी घायल हो गए। उनको हमने बारामूला था, उनको हमने इवैक्यूएट किया श्रीनगर के लिए। जब श्रीनगर जा रहे थे तो मैंने अपना रेजिमेंट में डॉक्टर को साथ में भेजा। मैंने कहा कि तुम इनको जवानों को, घायल जवानों को वहाँ लेके जाओ और यकीन करना कि किसी भी तरह से ये इनकी जान ना जाए।
और जब डॉक्टर वापस आया, जो घटना उसने मेरे को बताई, उससे अभी भी मेरे को मेरे राउंडे खड़े होते हैं। जब उसने कहा कि जब हम जा रहे थे तो वो अधिकतर समय बेहोश थे, और जितनी बार वो होश में आए तो उन्होंने ना अपने माता पिता के बारे में सोचा, ना अपनी पत्नी बच्चों के बारे में सोचा, ना भगवान के बारे में सोचा। और जितनी बार वो होश में आए, हर बार उन्होंने ये पूछा कि सीओ साहब ठीक हैं कि नहीं, सीओ साहब ठीक। तो इससे आपको पता पड़ता है कि ये जो जज्बा है उस जवान का, कमांडिंग ऑफिसर के लिए कुछ भी कर जाने का, वही जज्बा उस जवान को लड़ाई में या इस प्रकार की सिचुएशंस में आगे ले जाता है, और वो पूरी ताकत, मतलब सब कुछ अपना झोंक लेता है। और वो आपने देखा होगा कि बहुत मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। ये बड़ी बात थी आपके लिए, आपके उस, और मैं ये बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि मैं अगर आज आपके साथ बात कर रहा हूं तो उन्हीं 4 लड़कों की वजह से मैं जीवित हूं, जिन्होंने स्वयं अपने प्राणों न्यौछावर करके मुझे बचाया। और उसके बाद अब हमेशा से वो यही कह रहे थे कि भाई कमांडिंग ऑफिसर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। जो गोली थी वो मेरे लिए थी, एम्बुश मेरे लिए हुआ था, उन लोगों के लिए नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको अपने ऊपर लिया और आपको जीवन। और यही मैं बता रहा हूँ कि यही जो जज्बा जो जवानों का ऑफिसर्स के लिए है, वही जज्बा जवानों का राष्ट्र के लिए है। और जब भी कोई सैनिक कोई भी काम करता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि, और कुछ नहीं सोचता। आज के युवा हमारी सेना को कैसे लेते हैं? क्या उनके अंदर जज्बा वो बढ़ रहा है, या जो नया अग्निवीर आया है उसके लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, अग्निवीर सपोज से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि राष्ट्र का सेना के प्रति बहुत अच्छा और बहुत कॉन्फिडेंट भाव है। और आज का जो युवा है वो सेना से प्रभावित है, और सेना को कुछ भी प्रोत्साहन देने के लिए, कुछ भी करने को मुझे लगता है कि वो तैयार है। और ये सदैव से भारतवर्ष की परिपाटी परंपरा रही है कि जो भारत के लोग हैं, जो भारतवर्ष के जनमानस है, वो सेना को एक बहुत उच्च स्तर पर रख करके देखता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि आज भी युवा और आज भी भारतवर्ष के लोग सेना को एक बहुत ऊंचे स्तर पर देख करके उसको देखते हैं। हमारे राजस्थान की सेना जो है, राजस्थान के जो लोग हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां से लगातार वीरगति को भी प्राप्त होते हैं, और फिर भी उसके परिवार का हर पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में ही जाती है। बिल्कुल अंबिका, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और मैं सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने आप पर, भारतीय होने पर जितना गर्व है, उतना ही गर्व मुझे अपने आप का राजस्थानी होने पर है। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा भारतवर्ष का भाग है, भूभाग है, जहाँ से मेरे हिसाब से सर्वाधिक लोग सेना में अपना सेना में जाते हैं देश की सेवा के लिए। अब ये सेना को जो लोग सेना को नौकरी या प्रोफेशन के हिसाब से देखते हैं, वो मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। सेना में जो जाता है उसके पास उसका जज्बा सिर्फ एक है, और वो है राष्ट्र सेवा। और वो राष्ट्र की सेवा के लिए जो लोग जाते हैं, तो राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन बहुत अधिक है। और उस रिप्रेजेंटेशन के अलावा कुछ क्षेत्र हैं जहां पर के लोगों ने अपना जीवन, जो सर्वोच्च बलिदान होता है, वो जो लोगों ने किया है, जैसे कि झुंझुनू, सीकर, पूरा राजस्थान, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष से इस प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन जिस प्रकार की परसेंटेज लोगों की झुंझुनू वगैरह के, झुंझुनू या राजस्थान के इलाका मान लें, राजस्थान के इलाके में है, वो एक बहुत हाई परसेंटेज है। और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि राजस्थान के लोगों ने इतने शीर्ष पदक जीते हुए हैं, शौर्य वीरता पदक जीते हुए हैं। और ऐसे बहुत आपको लोग मिल जाएंगे, परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेता, इस क्षेत्र में शौर्य चक्र विजेता। और ये सब इस बात का द्योतक है कि राजस्थानी का जो जज्बा है देश के लिए, वो बहुत ऊंचा है। 26 जनवरी जब आती है तो उसके साथ में कई सारे किस्से भी आते हैं। सेना में भी 26 जनवरी मनाए जाने को लेकर के भी एक अलग ही तरीके की उनके रिवाज कह सकते हैं हम। जैसे 26 जनवरी पर आप अलग अपने जेसीओस के साथ में मनाते हैं,
और 15 अगस्त पर अलग तरीके से हाँ। मनाते हैं, वो क्या किस्सा है, वो क्यों इस तरीके से मनाते हैं ये अलग? देखिए, ये पुराने परिपाटी चली आ रही है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गणतंत्र दिवस जो है न केवल सेना के लिए बल्कि हमारे देश के लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वास्तव में यदि हमें अपनी सही मायने में स्वतंत्रता या जो हमें मिला था वो गणतंत्र दिवस के दिन ही मिला था, जब हमारा जो संविधान है वो बन करके और संविधान लागू हुआ, और उस दिन से हमने वास्तव में अपने आप में सेल्फ एब्सोल्युटली अपना रूल यहाँ पर अपना स्वयं का रूल यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया था। वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन को हम अपने शूरवीरों को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। इसी दिवस पर बहुत वीरता पुरस्कार जो हैं वो हर प्रकार के यूनिफॉर्म फोर्सेस को, न केवल आर्मी बल्कि पुलिस और अदर सेंट्रल आर्म फोर्सेस के को भी वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और इस दिन हम अपने राष्ट्र की मिलिट्री माइट और कल्चरल माइट, इकोनॉमिक माइट, इसका एक बहुत बड़ा शोकेसिंग करते हैं। और वो शोकेसिंग, वो मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है कि भारतवर्ष किस तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, किस तेजी के साथ भारत की जो सेना, आज आप देखेंगे भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। और मैं आपको इतना बताऊं कि चौथी शक्तिशाली सेना के अलावा उसकी एक बहुत बड़ा जो एसेट है वो भारतीय सेना का ये है कि भारतीय सेना एक बहुत बेहतरीन प्रशिक्षण के से गुजरती है, और उसके अलावा हमारे सैनिकों को जो लाइव एक्सपीरियंस है कॉम्बैट का, वो ऐसा एक्सपीरियंस दुनिया के किसी और सेना को नहीं है। इंडियन आर्मी की सोल्जरिंग और इंडियन आर्मी की मिलिट्री लीडरशिप इस समय दुनिया में दूसरे नंबर पर भी नहीं। इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मिलिट्री लीडरशिप एंड मिलिट्री सोल्जरिंग ऑफ इंडियन आर्मी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये समझ लें कि शक्ति के हिसाब से आप भले ही उसको चौथे नंबर पे कहें, लेकिन जज्बे में ताकत, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स पावर है, उसमें मेरे हिसाब से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और आर्मी इंडियन आर्मी। आपके कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो सेना में आने के बाद में आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव ऐसा महसूस किया हो, या कुछ आपके जो साथी रहे उनके साथ में कुछ ऐसा महसूस किया हो, जो सेना का पहले का जो रवैया रहता था हमारी सेना का, और आज जो सेना के एग्रेशन है या उसके लड़ने का तरीका है या उसके और भी कई सारे बदलाव उसमें हुए हैं? देखो विकास, सबसे बड़ा जो तब्दीली आ रही है और जो लगातार आती जा रही है, और न केवल भारतीय सेना में बल्कि पूरी दुनिया की सेना में, वो है कि तकनीकी तौर पे आज की जो युद्ध वॉरफेयर है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो रहा है, टेक्निक सेंट्रिक वॉरफेयर हो रहा है। जिस प्रकार का रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में आया है, जिस प्रकार का रेवोल्यूशन आईटी सेक्टर में आया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपको दुनिया भर की आर्म्ड फोर्सेस में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आप देखेंगी वो ये है कि आज का जो वॉरफेयर है वो फायर पावर इंटेंसिव हो गया है, वो कम्युनिकेशन इंटेंसिव हो गया है, वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यूरोप में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में सारा टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो अपना न्यूक्लियर तैयारी कर रहे हैं वो हो, या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो। तो ये एक थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बताऊंगा कि इवेंचुअली युद्ध को जब आपको फिजिकली जीतना है, रूस पिछले 10 महीने 11 महीने से क्यों नहीं जीत पा रहा है? फिजिकली जीतने के लिए आपको उस जवान की जरूरत पड़ेगी जो जवान ग्राउंड पर जाकर के और फिजिकली ऑब्जेक्टिव के ऊपर कब्जा करे। और वो जो चीज है वो सदैव से रही है, और आने वाले जितना भी समय होगा, वॉरफेयर कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाए, आपको फिजिकली ऑन ग्राउंड जाकर के ऑक्यूपाई जब तक आप नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, तब तक मुझे लगता नहीं है कि आप विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है।